आज का हमारा क्लास होगा मेंडल्स कंट्रीब्यूशन यानी कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों चूज किया था, है ना। इसके पीछे हमारा 5 रीजन था। उन पांचों रीजन को यदि हम लोग देखें तो हमारा पांचों रीजन था ये। पहला रीजन ये था कि पी प्लांट इजिली ग्रो कर जाता है, पहला ये था। दूसरा ये था कि पी प्लांट का जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तीसरा ये है कि पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पी प्लांट अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसको दूसरे ऑर्गेन यानी कि जिसको दूसरे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पी प्लांट्स बहुत ही लार्ज नंबर में अपने बेबी प्लांट को जन्म दे सकता है। और पांचवा यह था कि पी प्लांट का वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल होता है। तो ये 5 ऐसे कारण थे जिसके वजह से मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज किया था। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली में आखिरकार कि मेंडल साहब ने अपना एक्चुअली कंट्रीब्यूशन क्या दिया था, एक्चुअली उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या दिया था हम लोगों को। देखिए सबसे पहला इसमें कहा गया है मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट, यानी कि सबसे पहले मेंडल साहब ने एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट टी प्लांट दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। मतलब कि दोनों को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब दोनों को आपस में उन्होंने रिप्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अपने लैब में बेसिकली इन्होंने अपना ये करवाया। मतलब यहाँ पे समझिएगा बहुत ध्यान से। और ये जो आपके बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है प्लांट का, इसको भी आप लगातार देखते चलिएगा और कनेक्ट करते चलिएगा क्योंकि इसमें डाउट बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको। तो पहले क्या किया मेंडल साहब ने, पहले मेंडल साहब ने एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट टी प्लांट दोनों को आपस में उन्होंने रिप्रोड्यूस करवाया। ठीक है, लैब में करवाया बेसिकली उन्होंने अपने, ये हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये लैब में उन्होंने अपना करवाया। उनके पास अपना एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड लैब था उनके पास अपना। चूंकि भाई खुद ये बायोलॉजी के फील्ड के आदमी थे तो लैब तो इनके पास होना एक बनता है। तो इनके पास अपना एक लैब था, वहाँ पे इन्होंने इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। अच्छा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में हो रहा है। ठीक है, आगे ही फाउंड दैट इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन बोले या फिर F1 प्रोजेनी बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है आपको। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने पहली बार दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया तो इन्होंने क्या पाया? देखिए ही फाउंड दैट इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी देयर वेयर नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। यानी कि जब इन्होंने एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया तो इन्होंने नोटिस किया कि एक भी हमारे पास शॉर्ट प्लांट नहीं जन्म लिया, यानी कि शॉर्ट प्लांट एक भी पैदा नहीं हुआ, सारा हमारा टॉल प्लांट पैदा हुआ। यहाँ पे ना मेंडल साहब को उसी प्रकार का कन्फ्यूजन हुआ जिस प्रकार का हम लोगों को यहाँ पे हो रहा है। जैसे अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको और ज़्यादा कनेक्ट करके बताते हैं। जैसे जब हम लोगों का जन्म होता है तो हमारे जन्म होने में मदर फादर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, या तो मम्मी का आ जाता है या तो अपने पापा का लक्षण आ जाता है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि दोनों का लक्षण आ जाता है, थोड़ा बहुत दोनों का लक्षण आ जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि आप वही सेम चीज़ देखेंगे तो एक हमारा टॉल प्लांट है और हमारा एक शॉर्ट प्लांट है, और यहाँ पे हमारा टोटल प्रोड्यूस कितने प्लांट हुए? 4 प्लांट हमारे पास टोटल प्रोड्यूस हुए। लेकिन क्या इसमें आपको एक भी शॉर्ट प्लांट देखने को मिला? जरा बताइए, नहीं देखने को मिला। जैसे आप खुद सोचिए, इसे समझिए आप, जैसे आपके घर में मान लीजिए कि आप 4 भाई बहन हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अपने घर में 4 भाई बहन हैं और चारों भाई बहन में क्या ये कंपलसरी कभी आपने देखा है कि चारों के चारों भाई बहन में पिताजी का ही गुण होगा? किसी एक में भी माता जी का भी कुछ गुण आ जाता है। मतलब ये हो गया कि हमारा यदि जन्म होता है तो हमारे मदर फादर दोनों के कंट्रीब्यूशन से होता है। तो यदि हमारा, जैसे सपोज करो कि मेरे अंदर यदि मेरे फादर का कुछ गुण है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बहन में हो सकता है मेरी मम्मी का कुछ गुण हो। मतलब कि दोनों का कुछ ना कुछ गुण मिलना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे आपको डाउट नहीं हो रहा है कि सर हमारे पास जब प्लांट टॉल भी है, प्लांट शॉर्ट भी है, तो कुछ प्लांट हमारे पास टॉल पैदा होने चाहिए थे, कुछ प्लांट हमारे पास शॉर्ट भी पैदा होने चाहिए थे, है कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए थे। लेकिन पहली बार क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? मेंडल साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमने एक शॉर्ट प्लांट और एक टॉल प्लांट को दोनों को आपस में हमने रिप्रोड्यूस करवाया, लेकिन सारा का सारा हमारे पास टॉल प्लांट ही आया। इनको कंफ्यूजन हो गया। फिर आगे देखते हैं,
देन मेंडल क्रॉस्ड 2 टॉल प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब इन्होंने अपने डाउट को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट और एक टॉल प्लांट जो हमारे पास था, इन दोनों को जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करवाया तो टोटल टॉल प्लांट हमारे पास आया। अब इन्होंने अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इन्होंने इन्हीं 4 टॉल प्लांट में से किसी 2 प्लांट को लिया और फिर इन्होंने दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। देखिए यहाँ पे टॉल प्लांट लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, जो पहली बार में 4 हमारे पास टॉल प्लांट आए हैं उनमें से किसी भी 2 प्लांट को इन्होंने लिया और दोनों को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी कि दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। अब जब इन्होंने जब इसको रिप्रोड्यूस करवाया ना, तो इनको यहाँ पे देखने को ये मिला कि 3 टॉल प्लांट पैदा हुए और एक शॉर्ट टॉल प्लांट, यानी कि शॉर्ट प्लांट हमारे पास पैदा हुआ। मतलब यहाँ पे ना मेंडल साहब को थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था। बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब देखो बहुत सिंपल ये चीज है। जब पहली बार मेंडल जी ने एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस उन्होंने करवाया, तो सारा का सारा प्लांट हमारे पास कैसा आया, टॉल आया, ठीक है। लेकिन इनको ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई हमने टॉल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट को दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो चारों का चारों प्लांट हमारे पास टॉल क्यों आया, एक भी प्लांट कम से कम शॉर्ट आना चाहिए था हमारे पास। इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन इन्होंने आगे भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्हीं 4 टॉल प्लांट में से किसी 2 टॉल प्लांट को आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यानी कि दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। अगले बार इसको रिजल्ट ये दिखता है कि 3 टॉल प्लांट पैदा होते हैं और एक हमारा शॉर्ट प्लांट पैदा हुआ। जरा सोचो तो अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपने क्या दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या आपने एक भी शॉर्ट प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया क्या? नहीं। इसके बावजूद भी एक शॉर्ट प्लांट क्यों पैदा हुआ? रीजन होना चाहिए ना। चलिए अब इसी रीजन को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ही फाउंड दैट इन द सेकंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी। अच्छा, सेकंड जनरेशन मतलब जो दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया उस बार, यानी कि इस बार नीचे वाले का ये बात कर रहा है। और F2 प्रोजेनी ऑल प्लांट्स आर नॉट टॉल। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में सारे प्लांट हमारे पास टॉल नहीं थे। 3/4 प्लांट्स वर टॉल, यानी कि 4 में से 3 प्लांट कैसे थे, टॉल थे। 1/4 यानी कि 4 में से एक हमारे पास कैसा था, 1/4 शॉर्ट, यानी कि ड्वार्फ प्लांट था। सिंपल सा मतलब है कि 4 प्लांट में से हमारे पास 3 प्लांट टॉल था और एक प्लांट हमारे पास शॉर्ट था। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकलता है ये भी देखो। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वेर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड एंड द शॉर्टनेस ट्रेट वाज रिप्रेस्ड। मतलब क्या हुआ इसका, समझिए बहुत ध्यान से। अब दोबारा आपको समझाते हैं, एकदम सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले जनरेशन में, यानी कि पहली बार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो टोटल टॉल प्लांट हमारे पास आया। टोटल प्लांट हमारे पास जो पैदा हुए वो टॉल प्लांट पैदा हुए। लेकिन जब इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इसमें क्या किया, दोनों को टॉल प्लांट इन्होंने लिया, दोनों टॉल प्लांट। लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि 3 हमारे पास टॉल प्लांट पैदा हुए और एक हमारे पास शॉर्ट प्लांट पैदा हुआ। तो इन्होंने इससे कंक्लूजन ये निकाला कि फर्स्ट जनरेशन में भी हमारे पास शॉर्ट प्लांट था, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ पाया। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि हमारे पास शॉर्ट प्लांट भी था फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन उसको उभरने का मौका ही नहीं मिला, उनको हमने आगे परफॉर्म ही नहीं किया, उनको हमने आगे रिसर्च ही नहीं किया। लेकिन हाँ, यदि थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में रिसर्च करते, आगे हम लोग और प्लांट को देखते, तो हमको एक शॉर्ट प्लांट आगे दिख जाता। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यही टॉल प्लांट को आपस में हमने फिर रिप्रोड्यूस करवाया ना। मतलब ये हो गया कि इन सारे टॉल प्लांट में हमारा शॉर्ट प्लांट का लक्षण भी है, तभी तो अगले वाले में हमारे पास एक शॉर्ट प्लांट आया। बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्छा चलो इसको ना ऐसे भी आप समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके अंदर ना ही फादर का गुण है, ना ही आपके मदर का गुण है। मान लीजिए आपके अंदर मदर फादर किसी का भी कोई गुण आपके अंदर है ही नहीं, लक्षण है ही नहीं। लेकिन आपका जो बच्चा जन्म लेगा ना फ्यूचर में, हो सकता है कि उसमें कुछ गुण आपके मदर फादर का दिख जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे बहुत एग्जांपल अच्छा है इसका,
एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके अंदर आपके मदर फादर का कोई गुण नहीं आया, लेकिन आपका जो आने वाले जनरेशन में जो आपका बच्चा होगा उनमें कुछ गुण आपके मदर फादर का मिल गया। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी आपके मदर फादर का गुण था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। वही बात इसमें भी है कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को जब आपस में रिप्रोड्यूस करवाया गया तो सारा हमारे पास टॉल प्लांट आया। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इसमें शॉर्ट प्लांट का लक्षण नहीं है। शॉर्ट प्लांट का इसके पास लक्षण है, लेकिन शॉर्ट प्लांट दिख नहीं रहा है, यानी कि वो लक्षण दिख नहीं रहा है। जब इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया गया तो हमको टॉल प्लांट भी दिखा और शॉर्ट प्लांट भी दिखा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले जनरेशन में आपको वो लक्षण ना देखने को मिले, लेकिन दूसरे तीसरे जनरेशन में आपको वो लक्षण देखने को मिल जाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कोई दिक्कत है इसमें? तो मेंडल साहब ने ये हमको एक्सपेरिमेंट बताया करके प्लांट के थ्रू, और ये हमारे ह्यूमन बीइंग में भी लागू होता है। बात समझ में आ रही है? तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि ये अपने पिताजी पे नहीं गया बल्कि अपने दादाजी पे गया, ऐसा हम लोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उस बच्चे में पिताजी का गुण नहीं आया, लेकिन पिताजी के भी जो पिताजी थे उनका गुण उसमें आ गया। तो वही बात तो यहाँ पे हो रहा है। तो पहले जनरेशन में जो बच्चे हमारे प्रोड्यूस हुए सारे टॉल प्लांट थे, उसमें क्या शॉर्ट प्लांट का गुण दिख रहा है आपको, लक्षण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया गया तो टॉल के साथ साथ शॉर्ट प्लांट भी आपको देखने को मिला। मतलब टॉल प्लांट में शॉर्ट प्लांट का भी गुण था, बस वो आपको दिख नहीं रहा था, वो सामने एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसको रिप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया था, उसको उस लक्षण को उभरने ही नहीं दिया गया। लेकिन जब बाद में रिप्रोड्यूस हुआ तो टॉल के साथ साथ शॉर्ट भी हमको देखने को मिला। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और यही सेम चीज मेंडल साहब ने हम लोगों को बताया कि प्लांट के साथ तो होता ही है ये चीज, एनिमल के साथ भी यही चीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसके बाद है कि मेंडल कॉल्ड द एक्सप्रेस्ड ट्रेट्स ऑफ टॉलनेस एज द डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिप्रेस्ड ट्रेट ऑफ शॉर्टनेस एज रिसेसिव ट्रेट। अब यहाँ पे आपके सामने ट्रेट हमारा फिर से दो प्रकार का आ गया। अच्छा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आपको कौन सा लक्षण देखने को मिल रहा है, टॉलनेस या शॉर्टनेस? टॉलनेस, यानी कि जो लक्षण आपको दिख गया उस लक्षण को मेंडल साहब ने नाम दिया डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन क्या आपको फर्स्ट जनरेशन में टॉलनेस वाला दिख रहा है कुछ? क्या सॉरी, शॉर्टनेस वाला दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है। तो जो लक्षण आपको नहीं दिखे उसको हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। बहुत ध्यान से समझिएगा कि पहले वाले जनरेशन में टॉल प्लांट भी था, शॉर्ट प्लांट भी था, लेकिन केवल आपको कौन सा लक्षण देखने को मिला? टॉलनेस देखने को मिला। तो जो लक्षण आपको केवल देखने में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, मतलब जो लक्षण आपको दिख गया वही लक्षण हमारा कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट। और जो लक्षण आपको इसमें नहीं दिखा, अच्छा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लक्षण आपको देखने को नहीं मिला? शॉर्टनेस देखने को नहीं मिला, तो शॉर्टनेस हमारा क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेट। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे हो सकता है एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए, जैसे हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मेरे हाथ का उंगली जो है ना, मेरे सेम टू सेम मेरे पिताजी से मिलता है, यानी कि ये लक्षण मेरे को क्या हो रहा है, दिख रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है इस लक्षण को कि हाँ भाई मेरा जो हाथ का शेप और साइज है बिल्कुल वो मेरे पिताजी से मिलता जुलता है। तो ये हमारा कौन सा ट्रेट होगा? डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि दिख रहा है हमको। लेकिन हो सकता है कि मेरे पिताजी का कुछ गुण मेरे अंदर और हो, लेकिन सामने वालों को दिख नहीं रहा है, यानी कि उसको दबा दिया गया, तो वो कौन सा होगा? रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको हम समझाना चाहेंगे क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कि एक बार फिर से आप इसको समझिए कि मेंडल साहब ने पहले जनरेशन में, यानी कि पहली बार उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में टॉल प्लांट के साथ साथ शॉर्ट प्लांट को भी दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, लेकिन उनको केवल और केवल टॉल प्लांट वाले लक्षण ही देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारा टॉल प्लांट ही केवल दिखा, तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, लेकिन उनको ना थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि भाई हमने शॉर्ट और टॉल दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया था, तो दोनों लक्षण हमको दिखना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या किया, दो टॉल प्लांट को आपस में लिया और उन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो इनको टॉल के साथ साथ शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिला। तो इसमें इनको दोनों देखने को मिल गया, डोमिनेंट ट्रेट भी और रेसेसिव ट्रेट भी। वो रेसेसिव ट्रेट जो कि पहले वाले में छुपा हुआ था। तो यहां पे इनको डाउट पूरा इनका क्लियर हो गया कि हो सकता है कि पूरा का पूरा लक्षण पहले जनरेशन में देखने को ना मिले, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जनरेशन में पूरा लक्षण देखने को आपको मिल सकता है। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि जो लक्षण आपको एकदम दिख जाए, जो आदमी नोटिस कर ले, उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो लक्षण आपको ना दिखे उसको हम लोग कहेंगे रेसेसिव ट्रेट।
तो पहले वाले में हमारा डोमिनेंट ट्रेट था टॉलनेस और रिसेसिव कौन था, शॉर्टनेस, जो कि दिखा हमको नहीं था, लेकिन क्या उसमें भी था ना शॉर्टनेस था, लेकिन वो हमको दिखा नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। In this way, Mendel's experiments with tall and short pea plants showed that the traits may be dominant or recessive. तो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये चीज पता चला कि ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। मतलब कि कुछ गुण आपको तुरंत दिख सकता है जिसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कह देंगे, और कुछ गुण हो सकता है कि तुरंत आपको ना दिखे, दूसरे जनरेशन में तीसरे जनरेशन में दिख जाए, उसको हम लोग रेसेसिव ट्रेट कहेंगे। अब बताइए क्या मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट को आपको समझ में आया? इन्होंने ये क्या बताया आपको पता चला? इन्होंने सिंपल से बताया कि जब आपका जन्म होता है तो ये जरूरी नहीं है कि जन्म के तुरंत, यानी कि जैसे आपका जन्म हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता का लक्षण आपके अंदर दिख जाए, बल्कि हो सकता है कि आपका जो बच्चा होगा उसमें लक्षण वो दिख जाए। बात समझ में आ रही है? ये प्लांट के साथ भी होता है और ये एनिमल के साथ भी होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि बच्चा ना ही माँ पे गया है ना ही फादर पे गया है, बच्चा दादा पे गया है, बच्चा दादी पे गया है। क्यों कहते हैं? मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट की वजह से कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लक्षण जब पहले जनरेशन में नहीं दिखा होगा, दूसरे जनरेशन में लक्षण दिख गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, यही था हमारा मेंडल साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आप ये एक बात याद रखिएगा कि टॉल प्लांट को हमेशा हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल टी से शो करते हैं, और शॉर्ट प्लांट को स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले जनरेशन में सारे टॉल प्लांट है। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जब सारे टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी होना चाहिए 2 गो, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है। याद रखिएगा, जहाँ पे कैपिटल टी लग जाए समझ जाइएगा वो कैसा प्लांट होगा, टॉल होगा। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि टॉल प्लांट के लिए दोनों कैपिटल टी होना चाहिए और शॉर्ट प्लांट के लिए दोनों स्मॉल टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। इसका मतलब हो गया कि टॉल प्लांट बनाने के लिए एक स्मॉल के साथ साथ एक कैपिटल टी यदि लग गया तो वो ऑटोमेटिक हमारा टॉल प्लांट कहलाएगा। मतलब ये हो गया, सिंपल सा ऐसे समझिए कि टॉल प्लांट साबित करने के लिए एक कैपिटल टी का लग जाना ही काफी है। कोई दिक्कत इसमें? तो शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी 2 गो, शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी 2 गो, और टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी 2 गो। लेकिन यदि कहीं पे आपको एक सिंगल कैपिटल टी भी दिख जाए, बड़ा वाला टी, तो समझ जाएगा वो भी हमारा क्या होगा, टॉल प्लांट ही होगा। ठीक है, अगला। अब इसमें देखो आप जैसे इसमें पहले वाले दूसरे जनरेशन में देखो आप, दूसरे वाले जनरेशन में पहला जो प्लांट है उसमें हमारा कैपिटल टी है, मतलब टॉल है ये हमारा। लेकिन दूसरे वाले में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसका मतलब क्या, ये टॉल नहीं हुआ, टॉल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक कैपिटल टी काफी है किसी प्लांट को टॉल साबित करने के लिए। ठीक है, फिर अगला वाला भी देखो आप, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, इसके बावजूद भी हमारा टॉल प्लांट कहलाएगा। लेकिन चौथा वाला देखो, दोनों में क्या है, स्मॉल टी, मतलब वो स्मॉल ही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि टॉल प्लांट को साबित करने के लिए एक कैपिटल टी का होना काफी है। यदि कहीं पे कैपिटल टी आपको दिख गया मतलब वो हमारा टॉल प्लांट ही होगा। और यहाँ पे आपने 2 ट्रेड के बारे में समझा कि जो ट्रेड आपको दिख जाए, जो लक्षण आपको दिख जाए, वो हो गया आपका डोमिनेंट ट्रेड, और जो नहीं दिखा, पहले जनरेशन में नहीं दिखा, तो वो हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेड। और वही लक्षण हो सकता है कि बाद में दिख जाए, कभी दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में दिख जाए। ये आपको अब समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा डोमिनेंट ट्रेड और रेसेसिव ट्रेड, तो आप जान गए, इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए, कई बार पूछ लेता है। तो पहला डोमिनेंट ट्रेड है द एक्सप्रेस ट्रेड्स। एक्सप्रेस ट्रेड्स का मतलब जो एक्सप्रेस हो गया, जो आपको दिख गया। द एक्सप्रेस ट्रेड्स आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स, यानी कि जो लक्षण, जो गुण, जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जो भी बोल लीजिए, जो आपको दिख रहा है वो हो गया हमारा डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट ट्रेड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। इसीलिए आप यहाँ पे देखो, पहले जनरेशन में सारे टॉल प्लांट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया है, एक कैपिटल टी तो आपने लिखा ही है, और हमने फिर भी कहा, आपको दोबारा कह रहे हैं कि एक कैपिटल टी काफी है प्लांट को टॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेड को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसका जस्ट उल्टा हमारा रेसेसिव ट्रेड है। दी रिप्रेस का मतलब जो शो नहीं हुआ हमारा ट्रेड, तो उस ट्रेड को हम लोग कहेंगे रेसेसिव ट्रेड, और रेसेसिव ट्रेड को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से।
तो अच्छा बताइए, क्या पहले जनरेशन में आपको शॉर्ट प्लांट दिखा था? नहीं दिखा था, लेकिन दूसरे जनरेशन में हमको शॉर्ट प्लांट देखने को मिला, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं रेसेसिव सॉरी डोमिनेंट ट्रेड को, और स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं रेसेसिव ट्रेड को। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर अगला हमारा इसके अंदर है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अच्छा, कई बार आप यहां पे इस बात को ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से टॉपिक क्रिएट नहीं किया गया एनसीईआरटी बुक में, लेकिन कई बार आप पिछले कुछ सालों का सैंपल पेपर आप देखेंगे सीबीएसई का, तो उसमें पता चलेगा आपको कि यही स्टेटमेंट सेम टू सेम सीबीएसई पूछ लिया है कि मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा भी समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। मतलब अभी आपने मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन देखा, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि मेंडल का इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब क्या है ना। चल इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स विथ पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। इसमें भी आपको वही सेम चीज देखने को मिलेगा जो अभी आपने इस प्लांट के साथ समझा था। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखो, पहली बार एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किसके साथ किया? पी प्लांट के साथ किया। अब ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं पी प्लांट के सीड्स के साथ, यानी कि बेसिकली हम लोग जो मटर कहते हैं ना, मटर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पी सीड्स के साथ। तो इन्होंने पहला क्या किया, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स। समझेगा, एक तरफ इन्होंने रखा राउंड येलो सीड्स, यानी कि वो राउंड है और येलो है। समझेगा बहुत ध्यान से। एक हाथ में आप एज्यूम करो कि आपके एक हाथ में वैसा दाना है, यानी कि पी का वैसा सीड है जो कि राउंड है, यानी कि पूरा गोल है, और वो कलर में कैसा है? येलो है। और दूसरे हाथ में आप रखो रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा वो झुर्री लगा हुआ होता है ना, पिचका पिचका टाइप पिचका हुआ वो। तो एक हाथ में आपको एज्यूम करना है कि आपके एक हाथ में बिल्कुल राउंड येलो सीड्स हैं, और दूसरे हाथ में आपका है बिल्कुल रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को आपस में इन्होंने रिप्रोड्यूस करवाया, यानी कि दोनों को आपस में इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। He found that in the first generation or F1 progeny, there were no wrinkled green seeds. All round yellow seeds were produced. अब देखो, क्या उसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन आपको दिख रहा है क्या? मतलब पहले जनरेशन में जब इन्होंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाया था, तो सारा टॉल प्लांट आया था। अब यहां पे भी इसको वैसा ही कुछ दिख रहा है। इन्होंने एक हाथ में रखा है अपना राउंड येलो सीड्स, और दूसरे हाथ में इन्होंने रखा है थोड़ा सा झुर्री लगा हुआ, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। दोनों को इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, तो दोनों लक्षण दिखना चाहिए, दोनों गुण साबित होना चाहिए, यानी कि दोनों प्रकार के हमारे पास प्लांट उगने चाहिए ना। लेकिन केवल कौन सा होगा वो देखो। ही फाउंड दैट इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी देयर वर नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, यानी कि दूसरे हाथ में जो आपके पास रिंकल ग्रीन सीड्स था वो जरा सा भी आपको देखने को नहीं मिला। केवल क्या मिला आपको? सारे के सारे राउंड येलो सीड्स आपको देखने को मिले। तो अब यहां पे आप बताइए कि आपको लक्षण दिखा कौन सा? राउंड येलो सीड्स। क्या रिंकल ग्रीन सीड दिखा? क्या नहीं दिखा। तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड कौन हुआ और रेसेसिव ट्रेड कौन हुआ, आप ये बता दो। डोमिनेंट ट्रेड आपका कहना है हो गया येलो, राउंड येलो बोलिए, क्योंकि वो दिख गया हमको। और कौन सा नहीं दिखा? रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन हमारा हो गया रेसेसिव ट्रेड। अब मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा बहुत कुछ अब आपको समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे वही चीज है कि केवल हमारे पास टॉल प्लांट दिखा था, तो टॉल प्लांट केवल शो हुआ था, तो टॉल प्लांट हमारा डोमिनेंट ट्रेड था। उसी प्रकार से आपने रिप्रोड्यूस तो दोनों प्रकार का सीड करवाया, राउंड येलो भी और रिंकल्ड ग्रीन भी, लेकिन केवल आपको दिखा इसमें कौन सा? राउंड येलो दिखा। तो राउंड येलो हमारा दिखा, तो ये हमारा कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेड। और रिंकल ग्रीन आपको नहीं शो किया गया पहले जनरेशन में, तो वो हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वे डोमिनेंट ट्रेड। वही बात है जो हमने कहा आपको, और वही बात आपने जो कहा कि सर इसमें जो हमारा राउंड येलो सीड्स है ना, वो कैसा है? डोमिनेंट ट्रेड है।
ओवर द रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स। मतलब रिंकल्ड ग्रीन सीड जो आपका था वो रेसेसिव ट्रेट था, क्योंकि वो पहले जनरेशन में शो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगला देखते हैं। देन मेंडल क्रॉस्ड राउंड येलो सीड्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब इन्होंने सेम वही चीज किया जो इन्होंने प्लांट वाले केस में किया था। प्लांट वाले केस में इन्होंने क्या किया था, सारे टॉल प्लांट हमारे पास आए थे पहले जनरेशन में, लेकिन दूसरे जनरेशन में इन्होंने किसी दो प्लांट यानी कि दो टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया था। उसी प्रकार से अब इन्होंने क्या किया सीड्स के साथ, पहले जनरेशन में इन्होंने देखा कि सारे के सारे हमारे पास राउंड येलो सीड्स हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट। रिंकल ग्रीन सीड्स हमको एक भी नहीं मिला, तो वो हो गया हमारा रेसेसिव ट्रेट। तो अब इन्होंने सोचा कि कुछ प्लांट के जैसा ही इसके साथ भी करते हैं, तो इन्होंने सेकेंड जनरेशन में राउंड येलो सीड्स को ही आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले जनरेशन में कैसा ट्रेड था, डोमिनेंट ट्रेड था। ठीक है, ध्यान समझिए। तो इन्होंने सेकेंड जनरेशन में राउंड येलो सीड्स को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अब इनको क्या देखने को मिलता है, देखो he found that in the second generation or F2 progeny 4 types of seeds having different combinations of shape and color were obtained। देखो मतलब आप यहाँ पे खुद सोचो जरा, जब बहुत ही कनेक्ट करो आप पहले आप प्लांट के साथ इसको कनेक्ट करो। यहाँ पे समझिए, पहले इन्होंने दो प्लांट को लिया था ना, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट। अब सीड के केस में इन्होंने कैसा सीड लिया, एक लिया इन्होंने राउंड येलो सीड्स और एक लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। कोई दिक्कत इसमें? तो प्लांट के केस में सारे इसके पास टॉल प्लांट आए थे, और सीड्स के केस में इनके पास सारे राउंड येलो सीड्स आए थे। तो सारे टॉल प्लांट हो गए हमारा इसमें डोमिनेंट ट्रेट, और सीड के केस में सारे राउंड येलो सीड्स हो गए हमारे डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, अब प्लांट के केस में इन्होंने क्या किया था, इन्हीं दो टॉल प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया था, और सीड के केस में भी इन्होंने वही चीज किया, जो डोमिनेंट ट्रेट था यानी कि जो राउंड येलो सीड्स था इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। कोई दिक्कत इसमें? अब प्लांट के केस में इन्होंने देखा था कि टॉल के साथ साथ शॉर्ट प्लांट भी आ गया हमारे पास, लेकिन सीड्स के केस में ये देख रहा है कि सेकेंड जनरेशन में जब इन्होंने राउंड येलो सीड्स को आपस में जब रिप्रोड्यूस करवाया तो इसके पास दो ही प्रकार का आना चाहिए था ना, हाँ या ना? यानी कि जब सेकेंड जनरेशन में इन्होंने राउंड येलो सीड्स को रिप्रोड्यूस करवाया तो इनके पास दो ही प्रकार का आना चाहिए, एक राउंड येलो सीड्स और एक रिंकल ग्रीन सीड्स आना चाहिए, जैसा हमारा प्लांट में आया था दो प्रकार का, एक टॉल और एक शॉर्ट। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ सीड के केस में। सीड के केस में दो ही प्रकार का सीड हमारे पास आने चाहिए थे, लेकिन आए हमारे पास कितने प्रकार के, 4 प्रकार के आ गए। सोचो, यानी कि 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, he found that in the second generation or F2 progeny 4 types of seeds having different combination of shape and color were obtained। यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के शेप और कलर के सीड्स हमारे पास आए सेकेंड जनरेशन में, जब मेंडल साहब ने राउंड येलो सीड्स को केवल रिप्रोड्यूस करवाया था। तो हमारे अनुसार आना चाहिए मात्र 2 प्रकार का, एक राउंड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन सेकेंड जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार का आया। दीज वेयर राउंड येलो, पहला कौन सा था, जो 4 अलग अलग प्रकार के आए हमारे पास सीड्स, वो था हमारा पहला राउंड येलो, दूसरा था राउंड ग्रीन, तीसरा था रिंकल्ड येलो और चौथा था हमारा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के हमारे पास सीड्स आए सेकेंड जनरेशन में। 10 राउंड रिंकल सीड्स एंड येलो ग्रीन सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अनुसार, हमारे एक्सपेरिमेंट के अनुसार 2 ही सीड्स हमारे पास आने चाहिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन आने चाहिए थे, जो हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था 2 अलग अलग प्रकार का सीड्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आए 4 सीड्स। ये बताता है कि ये हमारा है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब इसका ये होता है कि कुछ गुण वाले सीड्स, कुछ लक्षण वाले गुण हमारे पास अपने आप आए हैं, इसमें किसी का रोल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब कि ये अपने आप आया है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अब ये जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे देखा ना, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इसी के आगे एक वर्ड लगा देगा एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन हाउ। और इस प्रकार का सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम एनसीईआरटी आपका पढ़ रहे थे, आपका नोट्स जब हम बना रहे थे, तो हमको ये स्टेटमेंट सैंपल पेपर में सेम टू सेम दिख गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझाया जाए और ये बता दिया जाए आप लोगों को
कि जब इस प्रकार का स्टेटमेंट आ जाए तो सेम टू सेम ऐसा लिख दीजिएगा आप, पहला बात। दूसरा बात, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब हो गया कि सेकंड जनरेशन में हमारे पास 2 ही लक्षण वाले सीड्स आने चाहिए थे जो हमने एक्सपेरिमेंट के वक्त लिया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब है कि वो अपने आप हमारे पास आए हैं, उनमें जो लक्षण है वो अपने आप का है, किसी दूसरे का उन्होंने कोई गुण नहीं लिया है। तो यही हमारा कहलाता है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो स्वतंत्र है, अपने आप से वो आए हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आज का क्लास हमारा यानी कि यहाँ तक हम लोग आज कवर किए हैं, अच्छी बात है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, हाउ डू दिज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का एक छोटा सा और टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हम लोग कवर करके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। और एक बात और, इस वाले क्लास में खास करके थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टर्म था, तो यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं पर डाउट रहा होगा तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत ही अस्थिरता से इसको समझिएगा, नहीं भी समझ में आए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।